आप सभी को नमस्कार। मैं अनुज सिंह, आपके अपने चैनल नॉलेज केंद्र कला, चलचित्र मतलब मूवी, किताब पढ़ना किस तरह हमारे सामाजिक सोच पर प्रभाव छोड़ते हैं, कैसे हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। समाज और चलचित्र दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विज्ञान का रास्ता रंगमंच के खुले विचार की सड़क से होकर तरक्की की ओर जाता है। कला और अलग सोच जो आधुनिक विचार की नींव रखते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ पे चलचित्र और कला से मतलब मेरा बनने वाली मूवीज है। अक्सर ये कहा जाता है बॉलीवुड ने नौजवान पीढ़ी को बिगाड़ दिया है। अगर हम इसे ठीक मान लें तो इसका मतलब पुराने जमाने में सब कुछ ठीक था। रात की तो बात छोड़िए, दिन में भी लोग पुराने समय में कई जगह ऐसी होती थी जहाँ पे नहीं जाते थे, साथ में चला करते थे। उस समय डकैत, जिन्हें पिंडारी कहा जाता था, आम चीज थी, जबकि अब ऐसा बहुत ही कम है। अगर हम आज देखें तो वही देश तरक्की कर रहे हैं जहां पर कला के ऊपर प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पे मैं अच्छी चीज की बात कर रहा हूँ, कला के नाम पर ये नहीं कि कुछ भी बना दिया। जो अच्छी चीज है, रंगमंच, चलचित्र या बॉलीवुड कैसे समाज को प्रभावित करता है, मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। नील, जिसे इंडिगो कहते हैं, पौधा है। पुराने जमाने में रंग जो होते थे उन्हें खेतों में उगाया जाता था, खासकर नील जिसे इंडिगो कहते थे। इसे कपड़ों की रंगाई में बहुत इस्तेमाल करा जाता था। पूरे यूरोप में इसकी मांग थी। अंग्रेजों ने नील की खेती के लिए बंगाल में किसानों को मजबूर किया। किसान जो अपने लिए गेहूं और चावल उगाता था, उसके पास अगर गेहूं और चावल रखा है मतलब वो भूखा नहीं मरेगा। लेकिन नील का क्या होगा? भाई नील को बेचकर थोड़े बहुत पैसे मिल गए तो क्या उससे गेहूं और चावल वो खरीद लेगा? तो बहुत सारे किसान बेचारे मारे गए, खासकर वो किसान जिन्होंने गलती से कर्जा ले लिया साहूकार से, तो उसे नील उगाना ही उगाना था। इस मार्मिक परिस्थिति को एक बंगाली लेखक थे, उन्होंने 1860 के दौरान इस पौधे के ऊपर एक नाटक लिखा, नील दर्पण। ये नील दर्पण इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ, लोग इसे देखने आने लगे। और जब लोग देखते थे वो इतने भावुक हो जाते थे, भूल जाते थे कि वो एक नाटक देख रहे हैं। जो एक्टर्स किरदार निभाते थे उनको सड़कों पर पीटा जाने लगा। यहाँ तक कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनको हम जानते हैं बंगाल के बहुत बड़े समाज सुधारक थे, महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया, वो भी जब एक बार नील दर्पण नाटक देख रहे थे भूल गए कि वो एक नाटक देख रहे हैं। उस समय एक साहूकार जो था वो अपने कुछ गुंडों के साथ में आता है और किसान को पीटता है कि भाई तूने मेरा कर्जा क्यों नहीं दिया और ऊपर से तूने नील भी नहीं बोई। ईश्वरचंद विद्यासागर को इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपना जूता निकाला और उस साहूकार के ऊपर, जो एक्टर था, उसके ऊपर फेंक के मारा। तो चलचित्र जो होता है वो पूरे समाज को प्रभावित करता है, हमें मजबूर करता है कि ये समाज का हिस्सा है। पुरानी बात छोड़िए, आज भी हम किसी बनावटी चीज को देखते हैं तो भी प्रभावित हो जाते हैं। मैं आपको एक मूवी बतलाता हूँ। अभी कुछ समय पहले मैंने एक मूवी देखी, तमिल मूवी है, हिंदी में डब है, बयामा इरुकू। पता है फिक्शनल है, काल्पनिक है, लेकिन उसने मुझे इमोशनल कर दिया। हम बनावटी दुनिया से प्रभावित होते हैं और वो हमें सोचने पे मजबूर करती है। मैं यहाँ पे बनने वाली अच्छी मूवीज की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि कला के नाम पर कुछ भी बना दिया, वो नहीं। मैं यहाँ मॉडर्न आर्ट की बात नहीं कर रहा जो समझ में ना आए। यहाँ पे मैं हॉलीवुड की डॉक्यूमेंट्री मूवी सुपर साइज मी की बात करूंगा। एक आदमी मैकडोनल्ड का बर्गर 1 महीने तक लगातार खाता है, उसका जो नुकसान उसे होता है युवा पीढ़ी को, वो दिखाया गया है। जब ये मूवी रिलीज हुई, बाद में मैकडोनल्ड का जो एडवर्टीजमेंट था उसमें टैगलाइन थी सुपर साइज मी, उसे हटाना पड़ा। तो कैसे एक छोटी सी मूवी ने एक बड़ी कंपनी को झुका दिया। टकराव जीवन का अभिन्न अंग है। धर्म और विज्ञान का टकराव स्वाभाविक है, किसी भी धर्म में नहीं लिखा पढ़ो मत। यहूदियों का आईक्यू हम जैसा ही है, वो कोई ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, बस उन्होंने इन्वेस्टमेंट विज्ञान में करा है। वो धार्मिक भी हैं और वो वैज्ञानिक भी हैं। ऐसा ना हो हम धार्मिक रह जाएं, धर्म भी बहुत जरूरी है और वैज्ञानिक सोच भी। ये दोनों नदी के दो किनारों की तरह हैं जो साथ साथ चल सकते हैं। धर्म हमें जोड़े रखता है। धर्म, कला, विज्ञान मानव जीवन की विशेषता है। जानवर को ना धर्म का पता होता और ना ही कला का और ना ही पढ़ाई का। डॉक्टर, शिक्षक और वकील अच्छे भी होते हैं, बुरे भी। कई ऐसे डॉक्टर हैं जो पैसों के लिए मरीजों की परवाह नहीं करते, चाहे मर जाए।
कई ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें पता होता है ये बच्चा इस फील्ड की बजाय, आईआईटी की बजाय इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा कर सकता है, लेकिन बच्चे और पेरेंट्स को एक सपना दिखाते हैं, अगर इसने जरा सी और मेहनत कर ली ये आईआईटी क्रैक कर देगा। और ये एक को नहीं कहा, जाने कितने बच्चों को कहा, ताकि उनकी दुकान चल जाए। उसी तरीके से वकील होते हैं, मैटर जल्दी खत्म हो सकता है कोर्ट में, लेकिन उसे खींचेंगे, उनका फायदा। तो कुछ लोगों के आधार पे हम सभी लोगों को आलोचना नहीं कर सकते। अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे वकील होते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं। उसी तरह से बॉलीवुड में कई लोग ऐसे हैं जो अच्छी मूवी बनाते हैं, अगर एंटरटेनमेंट भी बना रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है। कट्टर सोच का समाज कुछ समय के लिए तो खुश हो सकता है, लेकिन वो तरक्की नहीं कर सकता। आने वाले समय में उसके लिए कई दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। खासकर आज के समय में जब विज्ञान तरक्की कर रहा है, तो ये समाज जो अपने आप को नहीं बदल पाता वो पीछे रह जाता है और उसके अजीब अजीब तर्क दिए जाते हैं। एक समय ऐसा था जब इस्लामिक सिविलाइजेशन और क्रिश्चियन सिविलाइजेशन दोनों में बराबरी थी, और एक दौर ऐसा भी आया जब इस्लामिक सिविलाइजेशन ने क्रिश्चियन सिविलाइजेशन को पीछे छोड़ दिया। बगदाद उस समय सेंटर हुआ करता था। अली बाबा 40 चोर, सिंदबाद, अरेबियन नाइट्स, जाने कितनी बेहतरीन किताबें लिखी गई। साइंस के क्षेत्र में भी अलग अलग खोजें हुई, नए नए विचार रखे गए, नए नए फॉर्मूलों का इजाद हुआ। क्रिश्चियन सिविलाइजेशन कहीं पीछे छूट गई। कहा जाता है ना, जो ऊपर होता है वो नीचे भी आता है। तो जो इस्लामिक सिविलाइजेशन थी, जो तरक्की पे थी, वो पीछे होनी शुरू हो गई। और उसका कारण क्या हुआ? चाइना में प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल होता था। चाइना से प्रिंटिंग प्रेस अरब होती हुई यूरोप पहुंची। इस समय इस्लामिक सिविलाइजेशन का जो सेंटर था वो बगदाद नहीं रहा। अब जो हो चुका था वो बगदाद की बजाय, अरब की बजाय, अब वो टर्की हो चुका था। टर्की, जिसकी राजधानी हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। टर्की यूरोप का अकेला मुस्लिम कंट्री है। टर्की में भी पहुंची, बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो थे वहां पे भी पहुंची। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ जब प्रिंटिंग प्रेस पहुंची वहां पे। इसका मतलब क्या होगा? बुक ज़्यादा पब्लिश होंगी। बुक ज़्यादा पब्लिश होंगी कम समय में, इसका मतलब उनकी कीमत कम हो जाएंगी, लोग पढ़ना लिखना शुरू करेंगे। अब जब बुक पब्लिश होती है तो उसमें अच्छी भी बुक पब्लिश होती हैं, कई बुरी भी बुक पब्लिश होती हैं। तो उस समय का जो समाज था, खासकर जो धार्मिक लोग थे, चाहे वो पादरी हो चाहे मुल्ला हो, उनको एक डर सताने लगा। लोग धर्म से दूर चले जाएंगे। एक तो वो धार्मिक किताबों को खुद पढ़ेंगे, जब खुद पढ़ेंगे तो उनकी जरूरत तो रहेगी नहीं, जो चर्च और जो मॉस्क में बैठे हों उनकी तो जरूरत रहेगी नहीं। अब वो खुद व्याख्या करेंगे धर्म की अपने हिसाब से, कहीं कहीं आलोचना भी करेंगे कि भाई ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। और कई ऐसी किताबें भी लिखी जाएंगी जो लोगों को, युवा लोगों को उनके पद से हटाएंगी। तो उस समय के जो लोग जो थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर बैन लगाने की मांग करी। यहाँ पे डिसीजन का क्या सोच होती है वो बताती है। यूरोप के जो किंग्स थे उन्होंने ये डिसाइड करा कि सेंसरशिप आएगी। एक तो राजा को क्रिटिसाइज नहीं करा जाएगा, दूसरा धर्म के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो इसका नतीजा क्या हुआ? अगर कोई साइंटिफिक खोज भी हुई, न्यूटन ने अगर कोई नियम दिया, तो उसे जो है धर्म के अगेंस्ट में नहीं माना गया। इसके विपरीत टर्की का जो सुल्तान था बैजिद, उसने एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया। 1485 में जो मुल्ला थे उन्होंने टर्की के सुल्तान बैजिद को कहा कि इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होंगे। सुल्तान समझ गया, उसने जो है प्रिंटिंग प्रेस पे पाबंदी लगा दी। अब बुक जो है वो सस्ती तो हुई नहीं, लोग भी कम पढ़े लिखे। क्या होता है, जहाँ पे समाज पढ़ता है वो राजा के खिलाफ भी हो जाता है। प्रिंटिंग प्रेस पर बैन का फायदा टर्की के सुल्तान को मिला। अगले 400-500 साल तक टर्की में कोई बगावत नहीं हुई। सब लोगों ने राजा की बात मानी, क्योंकि समाज पढ़ा लिखा नहीं था। जो राजा ने कहा वो ठीक। वहीं यूरोप में बुक सस्ती हो चुकी थी, लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। राजाओं के खिलाफ कई क्रांतियां हर एक यूरोपियन कंट्रीज में हुई। इंग्लैंड में 1649 में जो राजा था चार्ल्स फर्स्ट, गृह युद्ध हुआ और उसका सर कलम कर दिया गया। कुछ साल बाद, कई सौ साल बाद, फ्रांस में भी एक क्रांति हुई जिसमें चार्ल्स, जो फ्रांस का राजा था, उसका भी सर कलम करा गया। शिक्षा ने कैसे समाज को प्रभावित करा, एक नई सोच का कैसे आधार बनाया, वो हमें पता लगता है। दूसरी तरफ टर्की, जो सक्सेसफुली कोई क्रांति नहीं हुई क्योंकि लोग वहां पढ़े लिखे ही नहीं थे, तो सुल्तान को तो फायदा मिला, लेकिन टर्की विकास में कहीं पीछे रह गया। वहां पे कोई भी नई खोज होनी बंद हो गई। इस वजह से टर्की को यूरोप का
बीमार देश भी कहा जाने लगा। बाद में टर्की ने कोशिश करी, प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, लेकिन जो आगे निकल जाता है एक बार, उससे पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद हमें पता ही है क्या हश्र हुआ टर्की का। तो समाज जो होता है और जो चलचित्र कला होती है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। लोग पढ़े लिखे, उसका नुकसान यूरोप के राजाओं को तो हुआ, लेकिन समाज जो था वो आगे बढ़ा, उसने तरक्की करी। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, 1947 में भारत का विभाजन हुआ। उस समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर लाहौर था, वहाँ पे मूवीज़ बना करती थी। वहीं भारत का जो सबसे बड़ा शहर था जहाँ पे मूवीज़ बना करती थी, वो बॉम्बे था, जिसको हम मुंबई कहते हैं। विभाजन के समय जितने भी कलाकार थे लाहौर के, कपूर परिवार, देवानंद, ये सब लोग भागकर बॉम्बे आ गए। वहीं लाहौर जो कलाकार रुक गए, उन्होंने भी अपना वहीं पे कार्य करना शुरू करा। एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम थी वो भारत से ज़्यादा थी, लेकिन बदलाव आया पाकिस्तान में। एक जो प्रजातंत्र का जो पौधा होता है, उसे खास हवा पानी की जरूरत होती है, वो एक कट्टर सोच में नहीं पनप पाता। पाकिस्तान में कट्टर सोच जो थी वो जन्म ले रही थी। 1978 में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, इस्लामिक क्रांति हो ही रही थी आसपास। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे जिया उल हक, उन्होंने चुनी हुई सरकार जो भुट्टो की सरकार थी उसको हटाया, 1978 में तख्ता पलट करा और अपने आप को पाकिस्तान का सर्वे सर्वा घोषित कर दिया, पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। प्रजातंत्र एक खास परिस्थिति में ही फलता फूलता है, एक कट्टर सोच में नहीं जन्म ले सकता। ना वहां पे कला जन्म ले सकती और ना वहां पे प्रजातंत्र जन्म ले सकता। जिया उल हक ने सबसे पहले आने के बाद में क्या काम करा, जो समाज था उसको ये दिखलाया कि ये चीज ठीक है, जो हम कर रहे थे वो गलत है। अब टाइम आ गया है, हमें अपने आप को धार्मिक बनाना है, हम पदभ्रष्ट थे। पाकिस्तान का हीरो कौन हो गया? मोहम्मद गौरी, जिसने लाहौर को लूटा, लेकिन मुसलमान था तो वह पाकिस्तान का हीरो बन चुका था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद के पास है, रावलपिंडी के पास है, वहां पे चाणक्य पढ़ाते थे। अब चाणक्य पाकिस्तान के हीरो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान नाम क्या, पाक, जो चीज पवित्र है। तो वहां तो हर चीज जो इस्लाम से जुड़ी हुई थी वो पवित्र हो गई। इस समय आर्मी चीफ जिया उल हक ने एक चीज और करी, क्योंकि पाकिस्तान को तो अब पाक करना था। तो जो वहां का लॉलीवुड था जो लाहौर में था, उसको उन्होंने शुद्धिकरण करना शुरू कर दिया, उस पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी कि अब ये ऐसे होगा, अब ये मूवी ऐसे बनेगी, अब ऐसे बनेगी। तो एक समय जो लॉलीवुड था और बॉलीवुड था वो लगभग बराबर थे, क्योंकि पाकिस्तान एरिया में छोटा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर भी जो था ठीक ठाक था। वो पाकिस्तान अब जो है पीछा होता चला गया, वहां पे बनने वाली मूवीज की संख्या अब केवल 40-50 तक सीमित रह गई है, जबकि एरिया में देखें तो पाकिस्तान फिर भी काफी बड़ा है। तो जो एक कट्टर सोच होती है वो समाज को पीछे ले जाती है। वो समाज कुछ समय तक तो आगे बढ़ता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है कि ये अच्छा हो रहा है, लेकिन आगे जाके उसका विनाश ही होता है। अगर ये कट्टर सोच ना होती तो आज वहां पे भी लॉलीवुड इंडस्ट्री अच्छी खासी फल फूल रही होती। और मान भी लें कि उन्हें मूवीज नहीं देखनी, उन्हें उसी सोच के साथ जिंदा रहना है, तो फिर वो बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवीज क्यों देखते हैं? लोग कुछ समय तक तो खुश होते हैं, जब समाज कट्टर होता है तो उन्हें अच्छा लगता है, अरे ये चीज हमारे मुताबिक हो रही है, अब धर्म के हिसाब से ये हो रही है। लेकिन आगे जाके उसका नुकसान होता है, क्योंकि हमारी सोच एक खास तरह से आगे बढ़ रही होती है। तो समाज जब ही आगे बढ़ सकता है जब एक आधुनिक सोच, थोड़ी अलग सोच भी साथ साथ पैरेलल चलती रहे। और ये काम कला, किताबें या चलचित्र, बॉलीवुड या कोई भी चीज है, उसके माध्यम से आगे बढ़ता है। हम अब सोच से केंद्रीकरण करते आ रहे हैं। जैसे अब हम ये मानते हैं कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, ये होनी ही नहीं चाहिए, ये पार्टी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी सोच ही खराब है, क्योंकि वो हमारे मुताबिक नहीं है। हमारे घर में जो खाना बनता है दोपहर या रात का, तो कई बार उस पर भी बहस हो जाती है कि भाई ये चीज क्या बने। कुछ लोग कहते हैं ये बनना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ये होना चाहिए। लेकिन जहां पे सोच की बात आती है, पार्टी की बात आती है, हम सोचते हैं कि यही चीज सही है, बाकी सब गलत है। जब हम अपने परिवार में हमारी सोच एक नहीं होती, तो हम उम्मीद करेंगे कि जो पूरा देश है उसमें सोच एक हो जाए? क्या हम उम्मीद करेंगे कि बॉलीवुड जो है वो इसी हिसाब से चले जैसा हम सोचते हैं? हर चीज अपनी जगह जरूरी है। समाज को क्रिटिकल होना, उसमें आलोचना होना भी बहुत जरूरी है। अगर समाज में बुरी चीज हो रही है, किसी भी माध्यम से हो रही है, किसी भी क्षेत्र में हो रही है, उसकी आलोचना करने वाले हैं, तो क्या बुराई है?
क्योंकि उसमें आलोचना करने वाले तो हैं। पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पाबंदी कुछ समय तक फायदा देती है, आगे जाकर नुकसान देती है। जैसे टर्की का एम्पायर जो था 400 साल तक बिना किसी विद्रोह के आगे बढ़ा, लेकिन वो सोच में, एक डेवलपमेंट में पीछे हो गया, क्योंकि वहां पे वो सोच विकसित ही नहीं हो पाई। कट्टर सोच एक जंजीर की तरह होती है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि कट्टर सोच का एक ही चीज होती है, ये चीज जो है ऊपर वाले ने ही बनाई है। आलोचना होनी चाहिए, अगर कोई धर्म के खिलाफ बोल रहा है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी सोच है उसे इतना ज्यादा सीमित मत करो कि कहीं पता लगे हम पीछे ना रह जाएं। अगर आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है? हम धार्मिक भी हैं, और हम साथ साथ टेक्नोलॉजी जो है, विज्ञान का भी उपयोग कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में। हमारे मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, हमारे आईआईटी भी हैं, रिसर्च सेंटर भी हैं। ये सब चीजें जरूरी होती हैं। हम सोचें कि केवल मंदिर मस्जिद हो जाए तो सत्यानाश हो जाएगा देश का। हम सोचें कि केवल हर तरफ आईआईटी ही हो, मेडिकल कॉलेज हो, तो वो चीजें भी जरूरी हैं, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं, धार्मिक चीजें होती हैं, ये हमें दिमागी रूप से संतुलित बनाए रखती हैं। हमें ये बोध कराती हैं कि हम इंसान हैं, हम बनावटी दुनिया से प्रभावित होते हैं, और वो हमें सोचने पे मजबूर करती है। अभी फिलहाल में ही एक मूवी आई थी बवाल, जिसमें जानवी कपूर और वरुण धवन थे। ये पूरी इंटरटेनमेंट मसाला मूवी थी, लेकिन इस मूवी में एक कड़वी सच्चाई को दिखाया, पास्ट को दिखाया, और हमें सोचने पर मजबूर करा। एक और मूवी पे जाते हैं, पुरानी मूवी है, 2017 में आई थी, न्यूटन, जिसमें राजकुमार राव थे। इस मूवी में प्रजातंत्र को कैसे, प्रजातंत्र का जो फूल होता है वो कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी जन्म लेता है, क्या दिक्कतें हैं, ये सब इसमें दिखलाया गया। एक व्यक्ति जो प्रजातंत्र को नहीं समझ सकता, वो भी उस मूवी के माध्यम से समझ जाता है। इसी तरह एक मूवी थी, बहुत गंभीर विषय पे थी, आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना की। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।